मैं दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे थे। हम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, क्यों बनाया गया था, ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग पिछली कक्षा को एक बार और रिविजन करते हैं। हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम क्या कहता है, 10 साल में 1919 के अधिनियम के द्वारा 10 साल बाद एक कमेटी आने वाला था भारत में, जो यहाँ को उत्तरदायी शासन भारतीयों को किस तरह दिया जाए उसके बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव होने का वो कमेटी पहले ही आता है और वो कमेटी रहता है साइमन कमीशन। अब जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आता है, भारतीयों के द्वारा पुरजोर क्या होता है, इसका विरोध करने की शुरुआत हो जाती है। पुरजोर विरोध होता है, कहीं भी साइमन जाते थे उनका विरोध होने लगता था, उनको काले झंडे दिखाए जाते थे, साइमन गो बैक के नारे लगते थे। हम देखते हैं उसी दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह का ओवरऑल भारत के लिए विरोध माहौल था। तो इस समय में आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जो अंग्रेजों के मेन अधिकारी थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो गए, चाहे भारत सचिव हो गए, ठीक है, उनके लिए एक शर्मनाक बात थी। भाई, इंग्लैंड से एक कमेटी आ रहा है और भारत में आते ही क्या हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क उनके लिए लगना ही था कि आप किस तरह भारत में प्रबंधन कर रहे हो, किस प्रकार शासन व्यवस्था चल रही है। तो उसी दौरान जब ये सारा विरोध प्रदर्शन होता है, तो भारत में विरोध प्रदर्शन को देख करके उस समय भारत जो सचिव थे, नाम था उनका बर्केनहेड। क्या नाम था? बर्केनहेड। बर्केनहेड के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया जाता है। नाम लिख देते हैं यहाँ पर, बर्केनहेड। ये कौन थे? भारत सचिव थे। ठीक है, इनके द्वारा भारतीयों को एक चैलेंज किया जाता है कि एक तो हम आपके लिए उत्तरदायी शासन के लिए आपको कमेटी भेज रहे हैं, ठीक है, एक कमीशन आ रहा है, ऊपर से आप उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, और आप कोई भी कमीशन, दुनिया में कोई भी या व्यक्ति आ जाए, सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। एक तो आप लोग छोटे छोटे अपने सांप्रदायिक दल बना रखे हो, मुस्लिम लीग अलग बना रखे हो, हिंदू महासभा अलग बना रखे हो, कांग्रेस पार्टी अलग बना रखे हो। तो कमीशन कोई भी आएगा, आप सबको संतुष्ट कहां कर पाएगा। अगर आप लोग सर्वसम्मति से अपने लिए कोई संविधान तैयार कर लेते हो 1-2 साल के अंदर, उसका प्रारूप हमारे समक्ष रख देते हो, तो हम आपको माने और आपको संविधान को हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ये चैलेंज किसके द्वारा दिया गया? भारत सचिव थे बर्केनहेड के द्वारा। कब दिया गया था? 24 नवंबर 1927 को। अब 24 नवंबर 1927 को चैलेंज दे दिया गया भारतीयों को। उन्होंने सोचा कि भारतीय इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबको एकजुट करना बड़ा टफ था उस समय। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कई अलग अलग विचारधाराएं हैं, मुस्लिम लीग अलग विचारधारा अपना लेकर चल रहा है, ठीक है, लेबर्स पार्टी या छोटे छोटे जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग विचारधारा है। लेकिन भारतीयों ने डिसाइड किया कि इनके चैलेंज को हम एक्सेप्ट किया जाए और हमारे पास ये बेहतरीन मौका है अपने लिए संविधान तैयार करने के लिए। अब भारतीय लोग इसका डिस्कस किए, कांग्रेस अग्रणी पार्टी, उन्होंने डिस्कस किया, कहा कि इस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसके लिए कुछ समय बाद इन्होंने एक सर्वदलीय बैठक आमंत्रित किया। उन्हें भारत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको आमंत्रण दिया कि आइए आप लोग, हम लोग बैठ करके अपने लिए क्या करें, एक संविधान का निर्माण करें। ठीक है, और ये बैठक कब होता है? थोड़ा टाइम बीत जाता है। चैलेंज कब किया गया था? नवंबर में। ठीक है, 3-4 महीने बीत जाते हैं, सबको भाई न्योता देकर के सबको बुलाना था, डेट डिसाइड करना था। मीटिंग कहाँ होगा? भारत की राजधानी में। तो डिसाइड होता है कि दिल्ली में क्या होगा, एक सर्वदलीय बैठक होगा, जिसमें भारत के सभी दलों के क्या होगा, प्रतिनिधि लोग बैठेंगे और यहाँ पर हम बर्केनहेड के चैलेंज के बारे में एक्सेप्ट करेंगे। तारीख इसका क्या डिसाइड किया गया? फरवरी के महीने 12 फरवरी 1928 को। अब 12 फरवरी 1928 का दिन आ गया। सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ इकट्ठा हो गई? दिल्ली में इकट्ठा हो गई। टोटल भारत का अगर देखा जाए तो भारत के करीब छोटे मोटे अगर पार्टियों की बात करें तो 29 टोटल पार्टियां यहाँ पर इकट्ठा हो गई। अब जैसे ही मीटिंग शुरू होता है, हर एक पार्टी अपनी बातें रखना शुरू करती है। उधर मुस्लिम लीग अपना पक्ष रख रहा है, छोटे छोटे जो दल हैं, पंजाब का छोटा पार्टी अपने समुदाय को, सिखों को लेकर रख रहा है, उधर मद्रास वाले अपने मद्रासियों की बातें रख रहे हैं, बंगाल की पार्टी जो है अपनी चीजें रख रही है, कांग्रेस अपना चीजें रख रहा है। इस प्रकार पूरा सर्वदलीय जो मीटिंग था, अब यहाँ पर सभी लोग अपना डिमांड रखना शुरू किया और एकजुट डिसीजन नहीं लिया गया।
तो अंत में मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि चलिए हम लोग एक अगला मीटिंग रखेंगे। कब रखेंगे मीटिंग? कुछ समय बाद मीटिंग रखेंगे। लेकिन ये फाइनल कुछ डिसीजन है। जैसे फाइनल क्या डिसीजन हुआ कि जो हम वर्केड हैं, जो चैलेंज है अपना संविधान बनाने के लिए, हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस संविधान बनाने के लिए किसके द्वारा होगा? एक समिति के द्वारा यह संविधान बनाया जाएगा। अब समिति में मेंबर क्या होंगे? ये संविधान समिति होगा, एक संविधान का प्रारूप तैयार करेगा, वो हम लोग के समझ रखेगा, हम लोग की बातें इसमें एक्सेप्ट की जाएगी और सबको मिलाकर के हम लोग क्या करेंगे? एक संविधान बनाएंगे। ठीक है, 29 दल टोटल आए थे, हो जाता है, इतना डिसाइड होता है, समाप्त होता है। अब समय बीतता है, कांग्रेस पार्टी ये रियलाइज करती है कि ठीक है, अगला हम लोग सर्वदलीय बैठक करेंगे, उस मीटिंग के पूरा गठन करेंगे, सारे मेंबर रखेंगे। लेकिन अगर फिर से 29 पार्टियां मिल गई, और हम एक बार पहले भी देख चुके हैं कि 29 अलग अलग विचारों के लोग आ रहे हैं, सभी लोग मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कोई हम निश्चय पर पहुंच ही नहीं पा रहे। तब डिसाइड किया गया कि अगला मीटिंग रखा जाएगा और उसमें सिविक पार्टी लोग को बुलाया जाएगा। ये टोटल 29 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, कम लोग को बुलाया जाएगा, प्रमुख पार्टियों के लोग, उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे। एक प्रारूप बनाया जाएगा पहले, और उस प्रारूप बनाने के बाद फिर इन सबके सम्मुख रखा जाएगा। अब किसी से विचार लेकर के बनाना अलग कंडीशन है, लेकिन कुछ चीजें ड्राफ्ट बना करके उनके सम्मुख रख करके फिर उनके विचार लेना, वो सहूलियत होगी। ठीक, अब ये डिसाइड हो गया। और इसके बाद 19 मई को, अगला निकाल रहे हैं, 19 मई 1928 में फिर एक सर्वदलीय बैठक होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? उसमें 29 पार्टी को नहीं बुलाया गया, कुछ प्रमुख पार्टियां थी उनको बुलाया गया। और ये बैठक कहां होता है? तो होता है बंबई। अब इसमें ये डिसाइड हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? कमेटी को बनाए गए अध्यक्ष नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस समय थे कांग्रेस के प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, इसमें अलग अलग मेंबर रखे गए। ठीक है, हर एक जितने भी प्रमुख पार्टियां थी उनके मेंबर रखे गए। जैसे एनएम जोशी जी रख दिया गया, कुछ प्रमुख लोगों के नाम बता दे रहे हैं, एनएम जोशी रख दिए गए। ठीक है, और कौन रख दिया गया? तेज प्रताप स्प्रू को रख दिया गया, इनका महत्वपूर्ण भूमिका है तेज प्रताप स्प्रू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोगों को मिला करके क्या किया गया? एक कमेटी का निर्माण किया गया। और इस कमेटी को ये उत्तरदायी दिया गया कि आप कुछ ही समय में आप संविधान मत बनाइए, पहले एक प्रारूप बनाइए या ड्राफ्ट बनाइए, और उस ड्राफ्ट को बना करके आप क्या कीजिए? उसको हम लोग के सम्मुख रखिए। और उसके बाद जब सारे लोग स्वीकृत हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छी चीज आ जाएंगी, तो उसको फिर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाएगा और उनके सम्मुख इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। और फाइनल इसके आधार पर हम अपना एक संविधान बनाएंगे। क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, इसीलिए समिति जो ये लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, इसका नाम क्या कहलाता है? नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। तो नेहरू जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हो गया। अब उस कमेटी ने अपना कार्य करना शुरू किया। उस कमेटी ने अलग अलग देशों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग जितने भी कॉमनवेल्थ देश थे जो उस समय इंग्लैंड के नियंत्रण में थे, वहां के संविधानों का अध्ययन करना शुरू किया। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? एक ड्राफ्ट बनाने की योजना बनाने लगे। उसी समय बर्किनहेड ने दबाव डाला कि भाई हम नवंबर, ये लगभग 6 महीने से ज्यादा बीत गया, उसने दबाव डाला कि नहीं, आप जल्दी कीजिए, अपना संविधान अगर आपको बनाना है तो उसको क्या कीजिए? जल्दी से जल्दी हमारे सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। तो उस कंडीशन में डिसाइड होता है और जल्दी जल्दी एक मोतीलाल नेहरू और मुख्यतः दो लोग मिलते हैं। मेंबर तो सभी थे, सबके सुझाव मांगे थे। मुख्यतः योगदान आता है किसका? मोतीलाल नेहरू जी प्लस इनका साथ कौन देता है? इनके साथ देते हैं तेज प्रताप स्प्रू जी। ठीक है, इन लोगों का मेन भूमिका रहता है। और ये लोग मिल करके तुरंत क्या करते हैं? एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एक संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको क्या किया जाता है? 10 अगस्त 1928 को, कब? 10 अगस्त 1928 को क्या होता है? कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है लखनऊ में, वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस बैठक में अलग अलग जो भारत में राजनीतिक दल हैं सबको यहां पर बुलाया जाता है। ठीक है, शुरुआत में सभी लोग यहां इकट्ठे होते हैं।
लखनऊ में अब उनके समक्ष कहा जाता है कि चलिए हमने एक ड्राफ्ट बना लिया है, इस ड्राफ्ट को आपके समक्ष रख रहे हैं, आप लोग इसका अध्ययन कीजिए और आप लोग को जो अच्छी अगर कुछ सुधार करना है इसमें तो अपनी बातों को रखिए। तो सभी लोग उस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं। नेहरू जी, जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, चूंकि ये कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। इसको बनाया किसने था? इस कार्य को बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू जी। इसलिए इस रिपोर्ट को क्या कहा गया? इस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। सभी लोग मीटिंग में बैठते हैं। लखनऊ के इस मीटिंग में 10 अगस्त 1928 को जो हुआ था, डिस्कशन करते हैं और सभी शुरुआत में सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग एकजुट करके आते हैं, सभी लोग सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना है। अब हम लोग घर जाते हैं, बाकी पैक्टिव मेंबर से बात करते हैं और हम लोग को सीखते हैं। तो शुरुआत में क्या करते हैं? सहमति जता देते हैं। अब इसमें लिखा क्या था जिस पर ये सभी लोग सहमत हो गए थे? तो कुछ मुख्य पॉइंटों को हम लोग अब डिस्कस करते हैं, जिसको 10 अगस्त 1928 के लखनऊ के जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक्सेप्ट किया गया था। प्रमुख माने, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमको भारत को क्या चाहिए? हम भारत में औपनिवेशिक स्वतंत्रता चाहते हैं। तो भारत क्या कहते हैं? भारत को जो भी होगा वो औपनिवेशिक स्वतंत्रता होगा। औपनिवेशिक स्वतंत्रता क्या होता है? उन्होंने कहा कि अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग? क्या डिमांड कर रहे थे? अभी तक ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको क्या कीजिए? हमको स्वशासन दीजिए। उससे बड़ा स्टेप है क्या? औपनिवेशिक स्वतंत्रता। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार कॉमनवेल्थ के अन्य देश हैं, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर क्या है? सरकारें अपना डिसीजन खुद लेती हैं, सारा कुछ सरकार स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है। लेकिन जो उनका मेन हेड होता है, नाम मात्र का हेड कौन होगा? ब्रिटेन की रानी होगी, ठीक है। तो उस तरह के सिस्टम क्या होगा? औपनिवेशिक स्वतंत्रता। तो उन्होंने कहा कि भारत को भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी क्या चाहिए? औपनिवेशिक स्वतंत्रता चाहिए। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे, लेकिन हम मुख्यतः जो भी डिसीजन होंगे हम स्वतंत्र रूप से भारतीय लोग अपने लिए लेंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा? ये सारा उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा उन्होंने नागरिकता को डिफाइन किया। पहली बार नागरिकता को अगर डिफाइन करने का श्रेय जाता है किसी को, इसी नेहरू रिपोर्ट में जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के कौन कौन नागरिक हो सकते हैं। कोई विदेशी यहाँ पर कोई आता है तो वो नागरिक नहीं होगा। अगर उसको नागरिक होना होगा तो कौन कौन सा कंडीशन होगा? उन्होंने सबसे पहले इन नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की। आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में हमको मूल अधिकार दिया गया है, तो उसका सबसे श्रेय अगर जाता है तो इस नेहरू रिपोर्ट में जाता है। उन्होंने कहा कि जो हमारे नागरिक होंगे उनको मूलभूत कुछ अधिकार प्राप्त होंगे और ये 18-19 उन्होंने उस समय पॉइंट जुड़ा दिए। ये मूलभूत किसी भी भारत के नागरिक को ये अधिकार। उन्होंने कहा कि प्रांतों में उस समय उत्तरदायी शासन की व्यवस्था चल रही, तो प्रांतों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रांतों में क्या होना चाहिए? प्रांतों में हमको उत्तरदायी शासन की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रांतों में क्या होगा? उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होना चाहिए। तो द्वैत शासन जो सिस्टम है उसको क्या कीजिए? आप लोग समाप्त कीजिए। द्वैत शासन में क्या होता था? द्वैत शासन में हम देखते हैं कि प्रांतों के एक संसद विधान परिषद कोई भी प्रस्ताव पारित करता था, अगर गवर्नर जनरल को लगता था कि ये ठीक नहीं है तो क्या करता था? उसको कैंसिल कर देता था और अपने स्व विवेक से उसको चाहे तो पारित कर सकता था। उन्होंने कहा क्या? तीसरा पॉइंट कहा कि गवर्नर जनरल का पद तो रखिए, ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप गवर्नर जनरल या वायसराय का पद रखिए, लेकिन इसके शक्तियों को क्या कीजिए? सीमित कीजिए, ठीक है, इसकी शक्तियों को सीमित कीजिए। जैसे ब्रिटेन में क्या है? सारा शासन महारानी के नाम पर चल रहा है, लेकिन महारानी क्या है? नाम मात्र की है। सारा शक्ति किसमें है? व्यवस्थापिका में है। तो उसी प्रकार सारा शक्ति किसमें होगा? व्यवस्थापिका में होगा। जो गवर्नर जनरल होंगे उनके अधिकार क्या होंगे? सीमित होंगे। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या है? उनकी शक्तियां सीमित हैं। सेम कंडीशन उन्होंने 1928 में ही उन्होंने कह दिया। और क्या कहता उन्होंने? निर्वाचन के बारे में उन्होंने कहा कि निर्वाचन जो इस समय चल रहा है, उस समय 1909 से सिस्टम क्या था निर्वाचन का? कि हमको पृथक निर्वाचन व्यवस्था था। मतलब हर एक जाति के लिए, हर एक संप्रदाय के लिए क्या था? अलग अलग पृथक निर्वाचन। मुस्लिमों के लिए मान लीजिए है पृथक निर्वाचन हो गया तो उसी पर केवल मुस्लिम ही वोट डालेंगे। हरिजनों के लिए है तो उसमें हरिजन की वोट डालेंगे, ठीक है। और अगर कह दिया जाए सिखों के लिए अलग है तो उसमें सिख ही वोट डालेंगे, सिख ही खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, निर्वाचन में जो आपका पृथक निर्वाचन व्यवस्था है यह मंजूर नहीं आपको। इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आप क्या कीजिए? कैंसिल कीजिए, क्योंकि भारत में क्या कर रहा है? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। अब इस पृथक निर्वाचन की जगह आप क्या कीजिए? संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था
लागू कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, संयुक्त निर्वाचन क्या कीजिए, व्यवस्था लागू कीजिए। ठीक है, फिर उन्होंने पृथक निर्वाचन व्यवस्था कैंसिल हो जाएगा तो हो सकता है मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग ये सब नाराज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हम निर्वाचन व्यवस्था चेंज कर रहे हैं, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था हो रहा है, और इस संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के तहत क्या होगा, हम सीटों को क्या करेंगे, आरक्षित करेंगे। ठीक है, आरक्षित मतलब मुस्लिम सीट आरक्षित रहेगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, लेकिन वोट कौन देगा, वोट देने का अधिकार सभी वयस्क मताधिकारियों को होगा। और दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इसको वोट दे सकेगा। ठीक है, सीट आरक्षित रहेगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार होगा सभी धर्म, सभी जातियों को होगा। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या होता था कि जातियों के हिसाब से निर्वाचन था कि आपको वोट देने का अधिकार है, आप जाति के हो, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं। तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में जो आपका केंद्रीय विधानमंडल होगा, यहां क्या होगा, केंद्रीय विधान मंडल में 1/3 सीटें जो होगी वो, सॉरी 1/4 सीटें जो होगी वो मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी। उन्होंने इस तरह का प्रावधान किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि निर्वाचन का जो भी अधिकार हो वो क्या हो जाए, अब वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब कि 21 वर्ष से ज्यादा के लोग क्या हों, वोट देने का उनको अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने सदन के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत में जो सदन है केंद्रीय स्तर पर वो सदन क्या होना चाहिए, द्विसदनात्मक सदन होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हम भी देखते हैं कि पूरा का पूरा सदन व्यवस्था क्या है, द्विसदनात्मक है। उन्होंने क्या किया, व्यवस्थापिका अर्थात हम इसको कहते क्या है, सदन। उन्होंने कहा कि जो सदन हो इस पे क्या हो, इसके 2 सदन हो। कौन कौन से हो, एक हो निम्न सदन और एक क्या हो, उच्च सदन। आज हम देखते हैं यही कंडीशन है। ठीक है, इसके 2 सदन कौन हो, निम्न सदन और क्या हो, उच्च सदन हो। ठीक है, निम्न सदन में हो टोटल सीट की संख्या इसकी कितनी हो, सीट की संख्या 500 हो, और इसका कार्यकाल कितना हो, इसका कार्यकाल हो आपका 5 वर्ष का। इसमें मतदान देने का अधिकार क्या हो, तो जितने भी वयस्क हैं भारत को उनको मताधिकार देने का हो, और मताधिकार क्या हो, मतदान किस हो, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हो, डायरेक्ट इनसे वोट दिया जाए। ठीक है, वर्तमान के अगर सिमिलर करके देखेंगे तो सोचिए 1928 में ये सब चीजें उन्होंने उसी समय कर दिया था। उच्च सदन के बारे में कहा कि उच्च सदन में सीटें क्या हो, सीटें करीब 200 के करीब रखी जाए। जो इसका कार्यकाल हो, इसका कार्यकाल कितना हो, 7 वर्ष का हो। इसमें मताधिकार देने का क्या हो, इसमें भी वयस्क हो, लेकिन क्या हो, वयस्क तो हो लेकिन क्या हो, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें वोटिंग देने का अधिकार हो। उन्होंने व्यवस्थापिका के बारे में उन्होंने कहा कि क्या हो, प्रांतों का फिर से पुनः गठन किया जाए। ठीक है, अब प्रांतों का गठन जो हो, प्रांत गठन जो हो वो किसके आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो। आज के समय में हम देखते हैं कि बाद में स्वतंत्रता के बाद कन्नड़ बोलने के लिए कर्नाटका बना, मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बन गया, बंगाली बोलने वालों के लिए बंगाल हो गया। इसे देखते हैं, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बन गया। तो उन्होंने भाषा के आधार पर पुनः क्या किया, प्रांतों के गठन करने का उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने भारत में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की सलाह दिया, जो क्या हो, जो सरकार से थोड़ा मुक्त हो, उस पर सरकार का दबाव हो। तो उस प्रकार देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने संविधान का जो भी एक भाग होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने प्रारूप प्रस्तुत करके सरकार के समक्ष रख दिया। और ये कब कहाँ रखा गया था, ये रखा गया था इसी सर्वदलीय सम्मेलन में, जो कहाँ हुआ था, जो आपके सर्वदलीय सम्मेलन जो लखनऊ में होता है 10 अगस्त 1928 को। अब जब ये लोग वापस जाते हैं, सर्वदलीय जब ये लोग वापस जाते हैं तो घर पर जाने पर फिर अंग्रेज क्या करते हैं, उनको भड़काते हैं कि देखिए आपके हितों की बातें नहीं रखी गई है। ठीक है, मुस्लिमों को कहते हैं कि मुस्लिमों को इसमें क्या किया गया, बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया था आरक्षण तो दिया जाए, जहां पर 10% से कम मुस्लिम है वहां पर तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन पंजाब और बंगाल जहां पर मुस्लिम बहुल्य हैं, बहुसंख्यक के रूप में है, वहां पर आरक्षण न दिया जाए। ठीक है, हर संप्रदाय को इस तरह भड़काते हैं। तो अंत में सभी जो छोटी छोटी पार्टियां रहती हैं, चाहे मुस्लिम लोग हैं, सभी लोग अपनी डिमांडों को लेकर के फिर से विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और 22 दिसंबर 1928 को
कब? 22 दिसंबर 1928 को जो फाइनल मीटिंग होता है इनका, ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन होता है, ठीक है, कलकत्ता में ये बैठक होता है, ठीक है। मुस्लिम लीग की बातों को मान लिया था, उसी समय मुस्लिम लीग अपना अलग 4 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर से बैठक होता है, लेकिन एकजुट सहमति इस बैठक में नहीं बन पाती है, और कांग्रेस का बैठक होता है 22 दिसंबर को, और दिसंबर 1928 में जो अंतिम सर्वदलीय बैठक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एकजुट ये लोग नहीं हो पाते हैं, और इनका क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट सरकार को बेहतरीन मौका मिलता है, वो कहता है कि आप लोग अपना एक सर्वसम्मति से अपना एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहां से कांग्रेस पार्टी फिर से फॉर्म में आ जा रही है, आंदोलन के रूप में आ जा रही है। अब वो कहता है कि नहीं, आपको 1-2 साल का समय दे रहे हैं, आप हमारी बातों को मानिए, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आगे चल करके बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। ब्रिटिश सरकार नहीं मानती है, और अंत में गांधी जी के नेतृत्व में फिर से क्या होता है, पुनः एक और नया आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहीं से मुस्लिम लीग देखते हैं, जो अब तक कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, वो भी क्या होता है, इनसे अलग हो जाता है। और आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जो मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं, वो अपने आगा खां के पास चले जाते हैं, वो अपने 14 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत करते हैं, और पाकिस्तान की पहली बार नींव डिमांड यहीं से पढ़नी शुरू होती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों में पुनः ये लगता है कि हम अपना एक संविधान बना सकते हैं, ठीक है। यही नेहरू रिपोर्ट के बाद जहां पर कॉमनवेल्थ के औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से मुखर होने लगते हैं। उनको ये लगता है कि यही बेहतरीन मौका था हमारे पास कि हम अपना पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करते, और यहाँ से संपूर्ण आंदोलन की रूपरेखा चेंज होता है। अब हम लोग स्वशासन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, औपनिवेशिक स्वतंत्रता की डिमांड नहीं करते हैं, और यहाँ से हम लोग डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करना शुरू करते हैं। तो अगली कक्षाओं में अब हम लोग अगले राष्ट्रीय आंदोलन, किस प्रकार हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।